स्यूडो फोर्स, ठीक है। अब देखो स्यूडो फोर्स जो है कोई फोर्स नहीं है, पहली बार याद रखना, ये कोई फोर्स नहीं, फोर्स तो मैंने बता दिया 4 ही है, वही पढ़ना है। एक हो गया वेट, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा हो गया फ्रिक्शन, और चौथा हो गया स्ट्रिंग, और पांचवा भी आप पढ़ोगे स्प्रिंग फोर्स, तो 5 ही फोर्स, ओके। अब बाकी जो भी आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो, जैसे सूडो फोर्स पढ़ोगे, सेंट्रीपिटल पढ़ोगे, सेंट्रीफ्यूगल पढ़ोगे फोर्स, तो ये सारे फोर्स नहीं होते, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक ना। तो सूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं है, पहली बात, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सूडो का मतलब क्या होता है बता सकते हो? कई बार आपने सुना होगा सूडो। हाँ, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फेक फॉल्स, ठीक ना, ऐसा कोई फोर्स होता ही नहीं, ठीक ना। तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई वो भी देखो। सूडो फोर्स नहीं पढ़ोगे फिर भी क्वेश्चन बनेगा, पढ़ लोगे तो थोड़ा फास्ट बनेगा, बस यही समझो क्वेश्चन से। ये मान लो क्वेश्चन से नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझो, ठीक है। 3 पर्सन है ए बी सी, एक पर्सन जो है वो यहाँ पर है बिल्डिंग के टॉप पर, ओके, ये आराम से बैठा हुआ है यहाँ पर रेस्ट में, ओके। किसने कहा रेस्ट में है? इस पर्सन ने कहा, जो यहाँ पर ग्राउंड पर, ए पर्सन को कहा बी ने कहा कि ए तो रेस्ट में है, ठीक ना, उसने देखा उसको। फिर क्या हुआ, एक और पर्सन है जो बाइक पर है, ओके, एक पर्सन जो बाइक पर है, ओके। ये पर्सन जो है, मान लो ये पर्सन बाइक पर मूव कर रहा है आगे के डायरेक्शन में, ए एक्सेलेरेशन के साथ, एक्सेलेरेशन लेते हुए आगे जा रहा है पर्सन सी, ठीक है। तो फिर मैंने पूछा सी से कि बताओ ए आपको कैसा दिख रहा है, मतलब जब आप ए को देख रहे हो तो क्या फील हो रहा है, क्या देख रहे हो आप? तो उसने कहा कि मुझको दिखाई दे रहा है कि ए तो पीछे जा रहा है, आप बाइक से आगे जा रहे हो, तो जब ए को देखोगे तो वो दिखाई देगा कि ए जो है पीछे जा रहा है, कितने एक्सेलेरेशन से? ए एक्सेलेरेशन से। मतलब उसने उसको क्या बता दिया? रिलेटिव वेलोसिटी बता दिया, ओके। अगर मैं पूछूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, या मैं पूछूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, तो वो बताएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ ए, या सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? 0 माइनस इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए, तो वो दिखाई देगा उसको। अगर मैं सी से पूछूंगा तो वो कहेगा ए तो पीछे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन? ए एक्सेलरेशन से, ओके, ठीक है, ए एक्सेलरेशन। अब ये पर्सन क्या कह रहा है कि ये तो रेस्ट में है, ठीक है। अब मुझको ये बताओ, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है कौन? ए, इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए, किसके अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग। तो किसी बॉडी के पास अगर एक्सेलरेशन होता है तो इसका मतलब इस पर फोर्स भी लग रहा है, इस बॉडी पर फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता, ठीक है। बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता है, इसका मतलब इस पर फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा है, ओके, स्यूडो फोर्स, ठीक ना। और कितना एक्ट कर रहा है स्यूडो फोर्स? तो मास कितना है इस बॉडी का? एम, ओके। एक्सेलरेशन कितना है इस बॉडी का, फ्रेम का? ए, ओके। ये तो मैंने फॉर्मूला बहुत फास्ट में लिख दिया, मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। एम क्या है? मास ऑफ बॉडी, ओके। और ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ये सिचुएशन कब अराइज होता है? ये सिचुएशन स्यूडो फोर्स का सिचुएशन तब अराइज होता है जब आपका ऑब्जर्वर जो है एक ऐसे फ्रेम में बैठ जाता है, ऑब्जर्वर जो है एक ऐसे फ्रेम में बैठ जाता है जो एक्सेलरेट करता है, जो एक्सेलरेट करता है, ठीक ना। तो उसको हर चीज जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अगर मैं सी से पूछूंगा तो सी कहेगा कि ए तो पीछे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। अब हम लोग को टेंशन हो जाएगा कि ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पर फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि बिना फोर्स के तो कोई एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता है। इस पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? हम लोग ने अपनी मर्जी से कह दिया इस पर सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है, फॉल्स फोर्स, ठीक है, फॉल्स फोर्स, सूडो फोर्स। और इसका वैल्यू दे दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका लिया? बॉडी का, और एक्सेलरेशन किसका लिया? इसका, फ्रेम का, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स कहाँ एप्लीकेबल है? तो याद रखना ये एप्लीकेबल वहां है बस, ये एप्लीकेबल वहां होगा बस जहां पर आपका फ्रेम कैसा हो? एक्सेलरेटिंग फ्रेम। आपका फ्रेम कैसा होना चाहिए? एक्सेलरेटिंग फ्रेम होना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। एक्सेलरेटिंग फ्रेम, वैसे पता ही है काइनेमेटिक्स का या डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर जो है वो क्वेश्चन से ही होता है, थ्योरी तो बहुत कम होता है। तो कैसा फ्रेम होना चाहिए? एक्सेलरेटिंग फ्रेम। एक्सेलरेटिंग फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो फेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, जो बॉडी रेस्ट में उसको रेस्ट में रहना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, मगर इसके अकॉर्डिंग वो मोशन में आ गया अपने आप, इसके अकॉर्डिंग वो मोशन में आ गया अपने आप। यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो फेल कर जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। या आप कह सकते हो ये एक ऐसा फ्रेम जहाँ पर न्यूटन्स के लॉ फेल हो जाते हैं, न्यूटन्स लॉ फेल, ठीक है। जैसे आप ये देखो, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप नोटिस करना। सपोज आप एक कार से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है,
आप एक कार से ट्रैवल कर रहे हो इस तरह से, और कार के अंदर मान लो कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कप रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है इस तरह, मान लो, ठीक है। और आप एक चीज नोटिस करना कि मान लो यहाँ पर आपका एक कप रखा हो, ठीक। कार जो है एकदम से स्टार्ट होता है, या आप कहो कि कार जो है अपना स्पीड बढ़ाता है, एक्सेलरेटर लेता है, तो आप नोटिस करोगे जैसे ही कार अपना स्पीड बढ़ा रहा है आगे के डायरेक्शन में, ये कप जो है ना पीछे जाने लगता है अपने आप, कप जो है अपने आप पीछे जाने लगता है, ठीक ना। ये बहुत अच्छा फील होता है जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, ठीक है। कभी आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो ट्रेन में प्लेटफॉर्म ही दिया जाता है, ठीक है। वो खाना वगैरह खाने के लिए प्लेटफॉर्म रहता है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ कप जो है कुछ टाइम के बाद देखना अपने आप डिस्प्लेस होकर के कहीं इधर आ जाता है, लेफ्ट में आ जाता है या राइट में आ जाता है, इवन तो आपको हाँ इवन ऐसा होता है, इवन तो आप कोई फोर्स भी नहीं लगा रहे, वो अपने आप मोशन में आ रहा है। तो यहीं पर तो हम लोग कह रहे हैं कि न्यूटन का लॉ फेल हो गया, क्योंकि न्यूटन ये कहता है कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर तो मैं कप पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, ये अपने आप मोशन में आ गया, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर न्यूटन का लॉ फेल हो गया, ठीक है। ये पीछे आने लगा ए एक्सेलरेशन से। तो अब आप कहोगे कि आप क्या करें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो आपने कहा कि देखो ये प्रॉब्लम इसलिए अराइज हुआ क्योंकि आपका फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, आपका फ्रेम कैसा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। ये कप हमेशा पीछे नहीं जाता है, कप जो है पीछे तब जाता है जब ट्रेन आगे एक्सेलरेट करता है, ठीक ना, आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होता है, या जब वो ब्रेक लगाता है तो कप इधर जाने लगता है, ठीक है। तो ये तब आपका न्यूटन लॉ फेल होने लगता है जब आपका फ्रेम कैसा हो जाता है, एक्सेलरेटिंग या डी एक्सेलरेटिंग हो जाता है। तो उस केस में हम अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके मोशन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, ठीक ना। आप कहोगे कि जैसे ही आपका फ्रेम पीछे आगे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा था, इसमें पीछे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया, ये कप अपने आप पीछे जाने लगा, ड्यू टू अ फोर्स दैट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। मतलब समझ रहे हो, हम लोग ने अपने से ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जब हम लोग का फ्रेम कैसा हो, एक्सेलरेटिंग हो, तो उसमें बॉडी जो है वो अपने आप मूव करने लगता है विद पार्टिकुलर एक्सेलरेशन ए। उस एक्सेलरेशन के पीछे का रीजन जो है वो सूडो फोर्स, ठीक है। सूडो फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, सूडो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ठीक है, मगर मास किसका लेना है, बॉडी का, मतलब मास किसका लेना है, कब का लेना है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, फ्रेम मतलब किसका एक्सेलरेशन लेना है, ट्रेन का एक्सेलरेशन, ठीक। और तीसरी बात, इसका डायरेक्शन की बात करें तो आप चेक करो इसका डायरेक्शन क्या है। कार जो है, ये जो बाइक था वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था मगर एक्सेलरेशन पीछे लग रहा था, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू फ्रेम, अपोजिट टू फ्रेम एक्सेलरेशन, एक्स फ्रेम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेना। तो ये दो बातें आपको याद रखो, तीन बातें याद रखो, मास बॉडी का, एक्सेलरेशन फ्रेम का, और डायरेक्शन फ्रेम के अपोजिट की। तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हर जगह मत लगा देना, हर क्वेश्चन में कहाँ लगेगा, जहां पर आपका फ्रेम कैसा हो, एक्सेलरेटिंग हो, ठीक ना, एक्सेलरेटिंग। मैंने यहाँ पर वेलोसिटी लिखा था, कट कर दिया, वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेटिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझो। हाँ दूसरी बात, सूडो फोर्स नहीं भी पढ़ोगे तो क्वेश्चन बनेगा, सूडो फोर्स पढ़ोगे तो फास्ट बनेगा, उसको मैं प्रूफ कर देता हूँ कि एग्जाम्पल से आपको। ये मान लो आपका एक लिफ्ट है जो ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, एक लिफ्ट है जो ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, और आपने क्या किया, इसके अंदर एक पेंडुलम रख दिया, पेंडुलम जिसका मास m है, ठीक है। मैंने कहा कि चलो इसका इक्वेशन लिखो, या आप ऐसे कहो कि मैंने पूछ दिया कि बताओ टेंशन कितना ऐड करता है, टेंशन का वैल्यू बताओ स्ट्रिंग में कितना टेंशन, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ग्राउंड पर रह करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है लिफ्ट के अंदर जाकर के सॉल्व कर लो, दोनों ऑप्शन है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा ग्राउंड पर रह करके, ठीक है ना। ग्राउंड पर रहने का मतलब क्या समझ रहे हो, रेस्ट में, ठीक है। तो मतलब पहले आप कौन से फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो इसको, इनर्शियल फ्रेम में। रेस्ट में कहने का मतलब क्या हुआ, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, न्यूटन का लॉ वैलिड है अभी, ठीक है। चलो इसका एक विधि बताओ, ये पेंडुलम है, ये कौन सा फोर्स है जो नीचे एक्ट कर रहा है, एम जी। ये कौन सा फोर्स है जो ऊपर एक्ट कर रहा है, टेंशन, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, वो सारे फोर्सेस को ऐड करो जो वाई डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स है वाई के डायरेक्शन में, ऊपर टेंशन है, नीचे एम जी है, इज इक्वल टू मास कितना है एम, और एक्सेलरेशन कितना है ए, टेंशन का वैल्यू कितना है एम ए प्लस जी, ठीक है। ये किससे सॉल्व किया आपने, किससे सॉल्व किया, जैसे सॉल्व करते आ रहे हो आपने न्यूटन के लॉ से, न्यूटन लॉ, मतलब फ्रेम कैसा था, इनर्शियल फ्रेम के हेल्प से आपने बनाया। अब एक काम करो, चलो लिफ्ट के अंदर आप चले जाओ, ओके। अब इस क्वेश्चन को जो है ना लिफ्ट के अंदर बैठ करके सॉल्व करो, ये हाँ ठीक ना। अब लिफ्ट के अंदर, ये ऑब्जर्वर को कहो कि अब लिफ्ट के अंदर चले जाओ, ये बंदा जो है लिफ्ट के अंदर बैठ चुका है, देखो इसका सिर्फ एक ही काम है पेंडुलम को देखते रहना है, ठीक है।
लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। देखो पहले इसको क्या दिखाई दे रहा था कि लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, पेंडुलम भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। जब आप लिफ्ट के अंदर बैठ जाओगे, तो पेंडुलम क्या ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा? आप कहोगे ना ये तो रेस्ट में दिखाई देगा, ये देखता रहेगा एक दूसरे को, पेंडुलम इसको देखेगा, ये इसको पेंडुलम को देखेगा, तो कहेगा कि ये हम दोनों तो रेस्ट में, पेंडुलम तो रेस्ट में। ठीक है, अब मुझको ये बताओ, कोई बॉडी अगर रेस्ट में होता है, इसी को तो कहते हैं इक्विलिब्रियम। बॉडी रेस्ट में क्यों है? क्योंकि उस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का कंडीशन क्या था? सारे फोर्सेस बैलेंस हो गए। सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो। एमजी को किसने बैलेंस किया? एमजी को किसने बैलेंस किया? ऊपर वाले टेंशन ने। ओके, मगर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। एक और फोर्स है जिसमें एक्ट कर रहा है, बता सकते हो एक और कौन सा फोर्स है जिसमें एक्ट करेगा एक्स्ट्रा? बताओ। एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो इसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस फ्रेम में बैठे हो ना, जो लिफ्ट में बैठे हो, वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। मतलब आपका जो लिफ्ट है वो कैसा फ्रेम है? एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। ये रहा एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ओके, और जब आपका फ्रेम एक्सेलरेटिंग होता है तो आप उसमें कौन सा नया फोर्स ऐड कर देते हो? स्यूडो फोर्स। चलो स्यूडो फोर्स ऐड कर दो। स्यूडो फोर्स का वैल्यू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास बॉडी का, एक्सेलरेशन फ्रेम का, और डायरेक्शन अपोजिट टू फ्रेम। फ्रेम ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। ठीक है, बॉडी क्या है इसके रिस्पेक्ट में? रेस्ट में है, मतलब स्यूडो फोर्स प्लस एम जी को बैलेंस किसने किया हुआ? टेंशन ने, अकेले। ठीक है, तो टेंशन का वैल्यू क्या हो गया? स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या होता है? मास बॉडी का, मास कितना दिया हुआ था? एम। एक्सेलरेशन फ्रेम का एक्सेलरेशन ई प्लस एम जी। देखो सेम रिजल्ट आया, एम ए प्लस जी। यहाँ देखो और यहाँ देखो, सेम है। मुझको ये बताओ, आंसर सेम आ रहा है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट सेम है दोनों में? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, इसमें तो मैंने न्यूटन्स लॉ यूज किया, और इसमें मैंने न्यूटन्स लॉ नहीं यूज किया, इसमें मैंने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज किया। इक्विलिब्रियम जो कहता है कि नेट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स उस पर जीरो एक्ट करेगा। ठीक है, तो टेंशन ने इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर लिया, सूडो फोर्स को और एमजी फोर्स को। तो आप देख लो कौन सा आपको इजी लग रहा है। मुझे मेरे ख्याल से ये इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको फोर्स को बैलेंस करना होता है। ये भी इजी है, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप इनर्शियल फ्रेम में बना ही नहीं पाओगे, बहुत टफ होता है, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और यहाँ टाइम का ही प्रॉब्लम है, टाइम कम रहता है आपके पास। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे जो आपको देख के लग जाएगा कि ये तो ग्राउंड पर से बनेगा ही नहीं, ग्राउंड से देख करके, ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर रख करके बनेगा ही नहीं, इसमें ऑब्जर्वर को उस फ्रेम में ही रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें। इसको भी मैं दो मेथड से सॉल्व करूँगा, एक बार ग्राउंड पर रह करके और एक बार एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर बैठ करके। ठीक है, एक कार है, एक ट्रॉली है जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक पेंडुलम सस्पेंडेड है। ठीक, पेंडुलम जो है वो थोड़ा ऐसे हो गया, मतलब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना लेता है। ऐसा होता है कार में भी, आपने देखा होगा। कार में जो कार के अंदर आप बैठते हो तो ड्राइवर के सामने ना एक पीछे देखने के लिए एक छोटा सा मिरर होता है रेक्टेंगुलर से, उसमें कुछ वो है ना सस्पेंड कर देते हैं कुछ भी टाइप का, ऐसा कुछ सिचुएशन आपने देखा होगा। तो जब कार जो है आगे जाता है तो ये पेंडुलम से आगे आ जाता है। ठीक है, मतलब कार जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ये आगे आता है, ये पीछे, आगे पीछे होता रहता है इसका मोशन। ठीक है, जब ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो पेंडुलम जो है वो पीछे चला गया। ठीक है, ऐसे वही सिचुएशन है कि ट्रेन जो है आगे एक्सेलरेट कर रहा था तो तब जो है वो पीछे चला गया, तो ये पीछे तो नहीं जा सकता, ये मोशन करेगा ना इस तरह से, सस्पेंडेड है, दैट्स इट। तो आपको इसमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? मास गिवन है एम, लेंथ भी आपको गिवन है एल। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कहाँ से सॉल्व करेंगे? ग्राउंड से सॉल्व करेंगे, ग्राउंड पे बैठ करके। तो ये मैं ग्राउंड पर हूँ, मैंने देखा ये जो ट्रेन है, ये ट्रॉली है, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो ये पेंडुलम भी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इसका एलबीडी ड्रॉ कर दिया। ये हो गया एम जी और ये हो गया टेंशन, एम जी और टेंशन, और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है। ओके सॉरी, यहाँ पर ये टेंशन है और ये यहाँ पर एम जी है। ठीक है, तो मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ मोशन के अलावा। ओके, टेंशन को रिजॉल्व कर दिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन क्या लिखोगे? टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए। ओके, और टी कॉस थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया? टी कॉस थीटा ने एम जी को बैलेंस, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब इस ट्रॉली के अंदर बैठ कर। ये मैं हूँ इस ट्रॉली के अंदर और मेरा काम है बस इसको देखते रहना, एंगुलर को, जो थीटा एंगल बना रहा है ना सेम। ठीक, अब मुझको जो पेंडुलम है
वो मोशन में दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि मैं ट्रॉली के अंदर बैठा हूँ। मुझको दिखाई देगा कि ये तो रेस्ट में है, ये पेंडुलम जो है वो रेस्ट में, ठीक है, पेंडुलम तो रेस्ट में दिखाई देगा। तो रेस्ट में है इसका मतलब क्या समझे, सारे फोर्सेस बैलेंस हो। पहले फोर्सेस देख लेते हैं, ये रहा mg, ये रहा टेंशन। ओके, एक और फोर्स है, बता सकते हो कौन सा फोर्स है जो मिस हो रहा है? बताओ कौन सा एक फोर्स है जो मिस हो रहा है इसमें? टेंशन तो मैंने ड्रॉ कर दिया, mg भी ड्रॉ कर दिया, एक और फोर्स है, बताओ कौन से फ्रेम में बैठे हो आप? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि आपका फ्रेम कैसा है, जिस फ्रेम में तुम बैठे हो ना, वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, और एक्सेलरेटिंग फ्रेम में एक फोर्स आता है जिसको कहते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है? फ्रेम के डायरेक्शन के अपोजिट। फ्रेम हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टली पीछे, ये हो गया सूडो फोर्स। यही फोर्स था जो मिस हो रहा था, ठीक है। तो याद रखो, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाते हो तो एक फोर्स और आ जाता है, ठीक ना, सूडो फोर्स, जिसका डायरेक्शन फ्रेम के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अब ये बॉडी जो है इसके रिस्पेक्ट में जो है वो रेस्ट में, तो रेस्ट में इसका मतलब क्या, सारे फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं। अब mg को कौन बैलेंस करे? mg वर्टिकली डाउनवर्ड में है, तो इसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है। तो टेंशन को क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो, दिस दिस, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो जाएगा t cos थीटा और ये हो जाएगा t sin थीटा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो t sin थीटा को किसने बैलेंस किया? सूडो फोर्स ने। और t cos थीटा को किसने बैलेंस किया? mg ने। ओके, हाँ, और सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, t से t कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई g। एक और क्वेश्चन, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है, अब यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो ये जो नीचे में वेज देख रहे हो, ये वेज जो है वो बी एक्सेलरेशन से जो है वो आगे जा रहा है, बी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है। चलो बी हटा दो, कंफ्यूज करेगा ये। ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, सच डैट इतने स्पीड से जा रहा है कि ये जो है ब्लॉक जो है वो रेस्ट में। तो देखो वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए का वैल्यू क्या है सच डैट ये जो ब्लॉक है वो स्लाइड ही नहीं कर रहा है रेस्ट में, ठीक है, स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक ना। ऑल्दो ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, फिर भी ये स्लाइड नहीं कर रहा है। तो आपको ए का सच वो वैल्यू बताना है जिसकी वजह से ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक ना। फॉर फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए, द ए ब्लॉक ऑन द वेज डज नॉट स्लाइड। ओके, अब ये समझ नहीं आ रहा है स्लाइड क्यों नहीं कर रहा है, इसको तो स्लाइड करना चाहिए नीचे। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है, ग्राउंड पर बैठ करके सॉल्व मत करो इसको, ठीक ना। इसको कहाँ सॉल्व करो? यहीं पर बैठ करके, वेज के ऊपर। ओके, आप वेज पर आ जाओ, ठीक है। अब ध्यान रखना, आप वेज पर आ चुके हो और वेज कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से। तो आप माइंड में सेट कर लो कि आपने कौन से फ्रेम में बैठ चुके हो? एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठ चुके हो, ओके। और जब एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आप चले जाते हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है एक नया फोर्स के बारे में, सूडो के बारे में, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सूडो को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। इससे मैं पूछूंगा कि बताओ ब्लॉक का क्या हाल है, तो ब्लॉक तो रेस्ट में है, ये सिंपली कहेगा ब्लॉक तो रेस्ट में है, ठीक है। ब्लॉक रेस्ट में तो सारे फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। तो ये रहा वो फोर्स mg, ओके, ये रहा फोर्स नॉर्मल, ओके। एक और फोर्स है जो मिस हो रहा है, एक और फोर्स है जो मिस हो रहा है, वो है सूडो, ठीक है। तो सूडो का डायरेक्शन, सूडो का डायरेक्शन इसके अपोजिट, मतलब ऐसे, दिस, ये हो गया सूडो, ठीक है। इसने कहा कि ये रेस्ट में है, ओके, उसे क्वेश्चन में भी मेंशन है कि ये रेस्ट में है, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ये रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू वेज, वेज के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होगा तो उसको तो दिखाई देगा कि ये वेज आगे जा रहा है तो ये ब्लॉक भी आगे जा रहा है, मगर वेज के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, ऑब्जर्वर को वेज पर ही रख लिया। तो इसने कहा कि ये रेस्ट में है, तो मैंने कहा कि ठीक है, सारे फोर्सेस को बैलेंस कर देता हूँ, तो नॉर्मल है, mg है, और ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ गया तो सूडो भी लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। कितने इजीली सॉल्व हो गया। सारे फोर्सेस को बैलेंस करना है, इसको किसने बैलेंस किया? इसको बैलेंस करने के लिए इधर कोई फोर्स चाहिए और mg को बैलेंस करने के लिए इधर कोई फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली दिख ही गया कि नॉर्मल रिजॉल्व हो चुका है, ओके, नॉर्मल जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये थीटा कौन से दो लाइन के बीच है? एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये अलोंग द प्लेन, तो ये रहा हॉरिजॉन्टल तो ये रहा वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल, ये अलोंग द प्लेन है तो ये 90 डिग्री टू द, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, ठीक। तो देखो ये सिचुएशन कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये अलोंग द प्लेन तो ये 90 डिग्री टू द प्लेन, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 30 डिग्री अगर 30 डिग्री के बराबर है तो 90 डिग्री दोनों तरफ ऐड कर दो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या इस इक्वल टू पे कोई फर्क पड़ा? नहीं ना पड़ा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो चलो, ये नॉर्मल का कॉस कंपोनेंट हो गया और ये नॉर्मल का साइन कंपोनेंट हो गया, ओके, बस हो गया, बैलेंस कर दो, ऐसे लिखोगे,
नॉर्मल के साइन कंपोनेंट ने स्यूडो फोर्स को बैलेंस किया और नॉर्मल के कॉस कंपोनेंट ने mg फोर्स को बैलेंस किया। ठीक है, डिवाइड कर दो, नॉर्मल कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू स्यूडो फोर्स का वैल्यू होता है मास ऑफ बॉडी, इसका मास, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू mg, ये कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई g। तो a का वैल्यू क्या हो गया, g tan थीटा। मतलब आप एक काम करो, इसको g tan थीटा के स्पीड से ना मूव कराओ, एक्सेलरेट कराओ, तो ये ब्लॉक स्लिप ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आपका स्यूडो फोर्स।